हाउ टू प्रिपेयर एमपीपीएससी आफ्टर 12th। 12वीं के बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा जो है उसकी तैयारी कैसे की जाए, इस चीज़ को लेकर बहुत क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। आज इस वीडियो में मैं केपी सिंह आपको लेकर चलूँगा उन सॉल्यूशंस तक जो आपके ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सके, उन सॉल्यूशंस तक जो आपको एमपीपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम 12th के बाद एमपीपीएससी प्रिपेयर करने की प्लानिंग करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस को अगर हम सोल्व करने की बात करें तो 3 पॉइंट पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट, क्या करना है, मतलब कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। दूसरा, क्या नहीं करना है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, अगर ये पता चल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो शुरुआत कहाँ से करें, हम कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें हैं क्या। पहले तो क्या करना चाहिए। एक प्रश्न बहुत बनता है कि भाई मेरा 12th हो चुका है, ठीक है, मेरा 12th हो गया है, अब मुझे जो है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं कॉलेज में भी जाऊंगा, मुझे यूजी कोर्स में भी एडमिशन लेना है, मुझे यूजी कोर्स के साथ साथ एमपीपीएससी की प्रिपरेशन भी करनी है, कैसे करूंगा। मन में क्वेश्चन आ जाता है, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगा। मुझे कॉलेज की एग्ज़ाम देनी है, मुझे कॉलेज के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, मुझे कॉलेज के प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, तो मैं कैसे डील करूंगा। तो इसके लिए एक सीधा सा तरीका होता है। अभी आप फुल टाइम सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि 21 ईयर की एज और ग्रेजुएशन 2 चीज़ें कंपलसरी होती है, और बिना यूजी कोर्स किए हम सिविल सर्विसेज तो दे नहीं पाएंगे, चाहे जितनी प्रिपरेशन करना हो उतनी कर लो। इसलिए यहाँ हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित हो कि मेरी यूजी भी हो और मेरी सिविल की प्रिपरेशन भी हो। तो यहाँ यूजी करना पहली प्राथमिकता, सिविल की प्रिपरेशन दूसरी प्राथमिकता। इसलिए कॉलेज जाकर आने, असाइनमेंट देने, प्रोजेक्ट देने, इन सब के बीच अगर प्रतिदिन आप 4 घंटे, अगर आप प्रतिदिन 4 घंटे भी निकाल के आते हैं, 4 आवर्स पर डे अगर मैनेज कर लेते हैं, सुबह शाम रात करके, ज़्यादा नहीं 4 घंटे, तो केवल जब आप ग्रेजुएट होंगे तब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका होगा, आंसर राइटिंग आप लोग सीख चुके होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को डील करना सीख चुके होंगे। तो ये कॉलेज के साथ 4 घंटे डेली मैनेज करना है। वो प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, आपका जब एग्जाम टाइम आए तो 4 घंटे 2 घंटे हो जाए, लेकिन बिल्कुल बंद ना हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम चल रही तो मैं बंद ही, क्योंकि पूरे साल अगर किसी ने पढ़ा है तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ के कोई वो बहुत स्कोर कर जाएगा। पूरे साल अगर थोड़ा थोड़ा चलाओगे तो ये भी मैनेज हो जाएगा और आपका यूजी कोर्स भी मैनेज हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा पॉइंट, और दूसरा जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि मुझे यूजी में क्या करना चाहिए। मैं बीएससी करूं, मैं बीए करूं, मैं बीकॉम करूं, मैं बीबीए करूं, या बीटेक करूं, या एमबीबीएस करूं, क्या करना चाहिए। तो देखो, ऐसा कोई एक निर्धारित सिस्टम नहीं है कि बीए करने वालों का ही सिलेक्शन होता है, बीबीए करने वालों का ही सिलेक्शन होता है, या बीएससी करने वालों का ही सिलेक्शन होता है, या बीटेक वालों का ही सिलेक्शन होता है। क्योंकि आजकल हर फील्ड का स्टूडेंट जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक कर रहा है। इसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे ये बात डिसाइड करने के लिए आपका 12th आधार होगा। 12th, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं 12th में, तो यूजी में उसी को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि आपको यूजी में ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। अगर आपका 12th बायोलॉजी से हुआ है तो अब बायोलॉजी, बीएससी, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वो आपका करियर चॉइस है, वो ले सकते हैं। उससे भी आपके पास पढ़ने के लिए काफ़ी समय निकल जाएगा। ये जो 4 घंटा मैनेज है ये तभी मैनेज हो सकता है जब आप अपने 12th के आधारित कोर्स को ही यूजी में अडॉप्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा एमपीपीएससी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, तो मैं साहब क्या करूं कि वही उठा लूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उसी को लेकर पढ़ना शुरू कर दूं। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बीए करोगे तो ही सिविल होगा, नथिंग। आपका 12th में जो रहा उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपको ग्रेजुएशन में यूजी करने के साथ साथ 4 घंटे पर डे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, और आप अपनी कॉलेज गोइंग जो लाइफ है उस कॉलेज जाने के साथ साथ अपना सिविल मैनेज कर पाओगे, अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर पाओगे। और जैसे अपना ग्रेजुएशन पूरा होता है फिर तो अपने पास फुल फ्लेश सिविल एस्पिरेंट बनने का पूरा टाइम है, फिर उसको पढ़कर हम आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो पहली चीज हुई कि क्या करना है।
अब दूसरी चीज़ होती है क्या नहीं करना है। क्या करने के बारे में सब डिस्कस करते हैं। हमको ये पता चल जाए क्या नहीं करना है तो हमारी सिविल काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाती। क्या नहीं करना है, पहली चीज़ जो है, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है जब तक कि अपना ग्रेजुएशन नहीं हो जाता, जब तक कि अपना सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो जाता। क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति खुद तो फेल्यूर होता ही होता है, हमको भी फेल करवाता है। इसलिए सबसे पहले तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई लोग एक माइंड सेट करके चलते हैं, पीएससी की तैयारी करूंगा तो एटलीस्ट पटवारी तो बन ही जाऊंगा, एटलीस्ट पुलिस में हो ही जाएगा, एटलीस्ट मेरा चतुर्थ श्रेणी की किसी परीक्षा में तो हो ही जाएगा। नहीं, आप अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर एमपीपीएससी, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माइंड को बिल्कुल सेट रखें। हमें वनडे एग्जाम की तरफ डाइवर्ट नहीं होना है जब तक कि हम सही तरीके से सिविल प्रिपेयर करके दे ना लें परीक्षा को। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें वनडे एग्जाम की तरफ बार बार मूव नहीं करना कि थोड़े दिन वनडे पढ़ लिया, फिर सिविल तैयार किया, देन फिर वनडे की प्रिपरेशन, फिर सिविल की प्रिपरेशन, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं करना है। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग भी हैं तो उनसे भी दूर रहना है, नेगेटिव लोग हैं तो उनसे भी दूर रहना है। ऐसा जो हमें ये वनडे एग्जाम के डाइवर्ट कर सकते हैं अपना माइंड, उनसे भी दूर रहना है। और तीसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये है कि पीएससी पे राय देने वालों की संख्या की कमी नहीं है, जिन्हें हम सामान्य भाषा में कहते हैं रायचंद, उनसे हमें दूर रहना है। क्योंकि कई बार जो होता है ना कि अलग अलग व्यक्ति की सिविल को लेकर अलग अलग राय होती है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है, और हम उससे अगर राय लेंगे तो हो सकता है कि हमें सही राय ना मिले। इससे अच्छा तो जो सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उससे राय लें, अगर राय लेना भी है तो। इसलिए बेफालतू की राय देने वाले लोगों से बच के रहें। अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा और जो मैंने बोला वो किया तो सिविल सर्विसेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब ये समझ में आ गया क्या करना है, ये समझ में आ गया क्या नहीं करना है, तो अब शुरुआत कैसे करें, ये एक प्रश्न बनता है कि कहाँ से शुरू करें। भाई मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, मान लो बीएससी मैथमेटिक्स साथ में है या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, और मुझे पढ़ना है अब एमपीपीएससी का, मैं कैसे पढूं? बहुत बेसिक चीज़ बताता हूं आप लोगों को, सब सजेस्ट करते हैं वही चीज़ मैं भी सजेस्ट कर रहा हूं, कोई नई चीज़ नहीं है। आप अगर 12th पास और अंडर ग्रेजुएट हैं और कॉलेज में भी नए नए गए हैं तो क्या पढ़ना शुरू करें? आप पढ़ें एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है उनको पढ़ना शुरू करें। कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी पढ़ना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, कैसी एनसीईआरटीज पढ़नी है। और अभी बहुत जल्दी हमारा पूरा एनसीईआरटी कोर्स भी ऑनलाइन लॉन्च होगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटीज को पढ़ते कैसे हैं और कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, बट आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटीज जो है वो पूरे सिविल सर्विसेज के सिलेबस का बेस है, फाउंडेशन है, और बिना फाउंडेशन के आप सिविल को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो बेस तो पहले तैयार करना पड़ेगा, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जनरेट होता है, बोले सर एनसीईआरटी कौन सी, ओल्ड या न्यू? डजंट मैटर, आप ओल्ड एनसीईआरटी मिलती है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो नई भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम डे बाय डे अपडेट हो रही है, तो ऐसे में अपनी अपडेट एनसीईआरटी ज्यादा हेल्प करेगी बजाय पुरानी के भी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पुरानी पढ़ना पड़ेगी या नहीं। एमपीपीएससी के लिए आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। इवन मैं आपको एक अल्टरनेट और देता हूं, यदि आपके पास एनसीईआरटीज अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन प्रोसीड विद एमपी बोर्ड टेक्स्ट बुक। मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है एमपी बोर्ड, उसकी क्लासेस की जो टेक्स्ट बुक होती है ना 9th 10th 11th 12th की, उनको भी कैरी कर सकते हो, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ गलत हो जाएगा। उन क्लास टेक्स्ट बुक्स को भी ले सकते हो और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को भी ले सकते हो। तो आप जस्ट इनको उठाएं और रीड करना शुरू कर दें। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको तो मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा भी सही कि उसको पढ़ा कैसे जाता है। इसका एक सेपरेट वीडियो मिलेगा आपको, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे कैसे, वो सारी चीजें। तो आई होप कि आप इस वीडियो के बाद ये तो समझ गए हैं कि 12th क्लास के बाद कॉलेज के साथ चलते हुए मुझे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बहुत जल्दी अध्ययनशाला द्वारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटीज जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज फॉलो करेंगे। जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट किया तो ज्योग्राफी के सारी हर क्लास 6 से लेकर 12 तक जहाँ भी ज्योग्राफी की जो भी यूनिट्स है उनको फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट जैसे हमने पॉलिटी लिया तो पॉलिटी का पूरा अलग कोर्स डिजाइन होगा, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सबके
तो बहुत जल्दी इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप अध्ययनशाला को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।